अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव कार्यक्रम। आज की इस एपिसोड में हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कोरबा के महापौर आदरणीय राज किशोर प्रसाद जी से। तो आइए मिलते हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। अच्छा, तो भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? बचपन की बात से शुरू कर रहे हैं तो बचपन मेरा बिहार प्रदेश पहले छपरा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वर्तमान में सिवान डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो वहीं पैदा हुए और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। हालांकि शिक्षा के दौरान बीच में छत्तीसगढ़ कोरबा भी आना हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश था। तो 1968 में 7वीं पढ़ के यहाँ 8वीं पढ़ने आए थे, बट और पारिवारिक कारणों से फिर वापस गांव जाना पड़ा और वहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर बिजनेस लाइफ में जब पदार्पण हुआ तो कोरबा आना हुआ। उस समय मध्य प्रदेश ही था। तो यहाँ शिक्षा बिहार में कंप्लीट होने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में कोरबा में हमारा पदार्पण हुआ और तब से कोरबा में ही रेगुलर रहते हैं। तब से आप छत्तीसगढ़ कोरबा में ही हैं। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई स्नातक किए हैं। ज्योग्राफी ऑनर्स हुआ करता था उस समय। अच्छा, तो ज्योग्राफी ऑनर्स है बिहार यूनिवर्सिटी से। बहुत गुड। अपने परिवार के बारे में बताएंगे, कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार हमारा शुरू से ही संयुक्त परिवार रहा है। हमेशा 4 पीढ़ियाँ रहते आई है। आज भी 4 पीढ़ियाँ चल रही है। तो हमारे पिताजी और बड़े पिताजी यहाँ आए हुए थे पहले बिजनेस के सिलसिले में। मध्य प्रदेश यहीं छत्तीसगढ़ कोरबा में आए हुए थे। तो हम लोग को भी यहीं आना हुआ। तो पूरा परिवार जो है संयुक्त परिवार के रूप में रहा है और आज भी वैसे रह रहा है। वेरी गुड। एक बहुत अच्छी बात है कि ज्वाइंट फैमिली आज की डेट में होना, वरना तो अभी हालात ऐसे हैं समाज में, संसार में, कहें कि एक ही छत के नीचे में 2-3 भाई हैं तो शायद रह नहीं पाते हैं। लेकिन आप एक अच्छे एग्जांपल, ज्वाइंट फैमिली आज की डेट में, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब, ये बताएं कि आप अभी राजनीति में हैं। ये राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में देखिए, बहुत बिजनेस लाइफ में जो यहाँ कोरबा में बहुत समय बिता है। तो उस समय बहुत से फ्रेंड सर्किल भी बढ़ते रहे। इसी में पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स भी मिले तो उन्होंने हमारे साथ जो भी समय बिता, उनके साथ हमने समय बिताया। तो हमारे मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारी कैपेबिलिटी और एक काम करने के प्रति जो लॉयल्टी किसी भी काम में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सेवा कार्य में हो, चाहे किसी भी तरह के कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई, तो हमने उसको बड़ी निष्ठा के साथ, समय पर और सफलता के साथ पूरा किया। तो इन सब गुणों को देखते हुए हमारे जो पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स थे उन्होंने देख के हमको अपने पॉलिटिक्स में अपने तरफ खींच लिया। मतलब आप कि शुरू से ऐसा टारगेट नहीं रहा कि मुझे राजनीति में आना है, लेकिन चूंकि आपके अंदर जो गुण है, क्वालिटी है, उसको आपके मित्रों ने देखा और राजनीति की तरफ आपको निमंत्रित कर दिया, ऐसा? 1986 में राजनीति में प्रवेश किया। फिर राजनीति में आने के बाद का आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्योंकि राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन कह सकते हैं जिसमें रोज हजारों लोगों से मिलना और कई उनके समस्याएं होती है, वो सब कैसे टैकल करते हैं? शुरू में जब राजनीति में प्रवेश हुआ तो उस समय क्या बिजनेस तो सर्वोपरि था। तो बिजनेस को देखते हुए जैसे ही मेरी उपयोगिता पॉलिटिकल पार्टी, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे साथियों, हमारे आकाओं ने हमको समय समय पर कहीं कुछ बड़े कार्यक्रम है, कोई ऐसा पॉलिटिकल स्पीच तैयार करना है, कोई ड्राफ्टिंग करना है या कोई सभा ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें पार्ट टाइम हमारा समय लेते थे। मैं भी पार्ट टाइम समय दे पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया और हमें पॉलिटिक्स में भी प्रमोशन भी मिलते गया। पर एक सिंपल सदस्य था, ऑर्डिनरी सदस्य था, फिर एक परमानेंट मेंबर बना, फिर हमारे आकाओं ने ऐसे पद देते हुए, संगठन में पद देते हुए सचिव बनाया, फिर
महामंत्री बनाया, फिर उपाध्यक्ष बनाया, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और खास करके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज तय करना होता है। तो हमने 6 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाया है। उसमें 6 साल में 3 टर्म हुए। एक बार नॉमिनेशन हुआ, फिर टर्म पूरा होने के बाद फिर नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के आदेश पे सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसीडिंग के तहत जो भी पोस्ट है उनका नॉमिनेशन होना था। तो हमने चुनाव लड़के भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोस्ट जीता। तो कुल मिला के 3 बार मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। इस साल पूरे 6 साल वो टेन्योर हमने सफलतापूर्वक कार्य किया, और बहुत बड़े चुनौतियों को भी झेलते हुए काम करना क्या पड़ता बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा लग रहा है आपके जो प्रोग्रेस का जो स्तर है, धीरे धीरे आपके जो एक्टिविटीज या कार्यों को देखते हुए लोगों ने आपको अलग अलग पदों से नवाजा और आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रोग्रेस का जो आधार स्तंभ है, यूँ कहें कि लोग आपको इतना पसंद करते रहें, उनमें ऐसी क्या बात आप अपने में महसूस करते हैं जिसको लोगों ने देखा और आपको वो समय प्रति समय पदोन्नत की ओर आगे बढ़ते गए? आप ऐसी क्या बात, क्या आपका अनुभव क्या ये कहता है? शुरू से ही मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। ये नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन बिजनेस और इन स्टूडेंट लाइफ। तो कोई भी जिम्मेवारी मुझे दी गई तो पहले तो उसको हमने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी क्षमता, और सबसे बड़ी बात है समर्पण और ऑनेस्टी के साथ। यदि कोई अगर जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं उसमें देख रहा हूँ कि मैं हमारी क्षमता नहीं उसको पूरा करने के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस है, तो मैं अगल बगल अपने सीनियर से उस बारे में सलाह मशवरा करने में भी कोई संकोच नहीं करता था। आज भी नहीं करता हूँ। वेरी गुड। इवन छोटी छोटी भी सलाह लेने के लिए मैं आज भी बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ। तो ये सब जो निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ जो जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया, तो वही वजह है कि मुझे सफलता भी हर समय मिलती गई, और जो मेरे प्रमोशन का एक बहुत बड़ा आधार बना। बहुत अच्छा। आज भी उसको मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, क्योंकि कोई भी सफलता के पीछे ये तो ज़रूर है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, कई कठिनाइयाँ भी आएंगे, हो सकता है कई कमेंट्स भी करते हैं लोग। समाज में तो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। आपको लगता है कि आप जब अच्छे कर्म की ओर या अच्छी सफलता की ओर या लोगों के कल्याण के लिए जब आप करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी आया आपकी लाइफ में कि कई विरोधाभास या कई विघन जिसे कह सकते हैं, ऐसे भी कुछ घटनाएं? इस तरह की परिस्थितियाँ तो लगभग हर फील्ड में और लगभग हर समय ही आते रहती है। आप कैसे फाइट करते हैं उसको? तो उस समय जो सबसे बड़ी बात ये रहती है, क्योंकि अपन संयुक्त परिवार में रहते आए हैं शुरू से, तो उस सिचुएशन का एक सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि आदमी बहुत सारे औपचारिकताओं, व्यवस्थाओं के अंदर रहता है ना। अकेले कुछ भी रहता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई एक्शन कर सकता है ना, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। लेकिन जब संयुक्त परिवार में है तो उसके साथ हमारे सीनियर्स हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, तो सबके सामने इवन बोलने में भी, खाने पीने, नहाने धोने, बोलने, पहनने, सभी चीज़ में एक औपचारिकता हमेशा मेंटेन करनी रहती है और एक अनुशासन मेंटेन करना रहता है। तो इन सब जब इस तरह के चैलेंजेज आते हैं, विषम परिस्थितियाँ बनती है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो उस समय एक अनुशासन और धैर्य और थोड़ा बहुत चिंतन करना बहुत जरूरी रहता है कि हमारे साथ जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई है, मैं कैसे अपने आप को इन विषम परिस्थितियों से निकल के अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूँ। तो पहले थोड़ा बहुत चिंतन भी करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर इसमें कौन आदमी मेरा अच्छा एडवाइजर बन सकता है, मेरे घर का मेंबर बन सकता है कि हमारे फ्रेंड सर्किल में या कोई हमारे रिलेशन में कोई ऐसा बुजुर्ग है या स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो उसका भी सलाह लेते रहे हैं। तो इन सब
रास्तों पर चलने से कठिन हम्म। परिस्थितियां भी सुगम बनती वाह। चलेगी और सफलता मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि घर परिवार से ही एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे वायुमंडल होने की वजह से भी उससे भी काफ़ी बल आपको मिला है, जिसके आधार पर आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, है ना? यही कहना चाहते हैं। भाई साहब, अभी आज के दौर में देखा जाए तो जैसे जितने भी न्यूज़ में हम लोग देखते हैं, कई तरह पॉजिटिव न्यूज़ तो शायद बहुत कम ही देखने को मिलता है। आजकल चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से, चारों तरफ कई प्रकार के दंगे फसाद हो रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, कई प्रकार के अंधविश्वास भी हैं। देश की अगर समस्याओं की बात करें तब तो बहुत हर फील्ड में समस्याएं। इसको हमें एक दिशा देना हो, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे जिस भी दृष्टिकोण से देखें, आप क्या अनुभव करते हैं कि हमें किस तरह से उनको एक सही दिशा दें, सही गाइडलाइन मिले, क्या किया जाए ऐसे वातावरण में? देखिए, खास करके आज के आधुनिक युग में जो भागम भाग का भी युग है, इसमें क्या है, सीमित संसाधन और मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। इसके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना ये मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें एक जैसे शुरू से ही मेरा भी ऐसा स्वभाव रहा है, मैं हर काम के साथ साथ थोड़ा रिलीजियस माइंड का भी हूँ। शुरू से ही भक्ति में पारिवारिक भक्ति में वातावरण भी रहा है ना। हमारे ग्रैंडफादर हुए या हमारे फादर हुए, ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इवन माय फादर वाज गुड पंडित, वेरी गुड। और पूरे गांव भर में और रामायण की कथाएं सुनाते रहते थे, है ना। अच्छा। साल भर उनका ही चलते रहता था, घर पे गांव भर के लोग कहते थे। तो ये सब धार्मिक वातावरण की वजह से किसी भी तरह के अगर कठिनाइयाँ हैं, आपके पास अनंत आवश्यकताएं हैं, सीमित संसाधन हैं, तो इन सब के बीच समन्वय बिठाते हुए कैसे उन आवश्यकताओं को भी पूर्ति किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी की जो आवश्यकताएं हैं उसको मिनिमाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, कितना पूरा करते जाइए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सोचेंगे कि करोड़ रुपया हो जाता तो मैं सुखी इंसान बन जाता। लेकिन जिस दिन करोड़ हो जाता है वो दिन सोचेगा अरे और करोड़ तो बहुत सारे हैं, है ना। इवन टाटा बिरला बन जाएंगे तो भी चैन नहीं है। तो इस सब चीज़ के कि आवश्यकताओं को आदमी सीमित करे, मेरी कितनी कम से कम जरूरतों में मेरा काम चल सकता है, मेरे परिवार का काम चल सकता है, ये आदमी को खुद प्लान करना होता है। हाँ, पर ये होगा कैसे? आपके अनुभव क्या कहता है कि इच्छाएं तो अनंत है व्यक्तियों की, सब तरफ देखें, लेकिन आप अपने अनुभव से क्या आप कहना चाहेंगे कि वो कैसे होगा? का जीवन जो है अभी भारतवर्ष में एक एवरेज जो लाइफ है 60, 70, 75 यही मानते हैं ना। इसी में सब बचपन से लेके और जवानी, शादी ब्याह, बिजनेस सब कुछ करके 70-75 साल में फिर दुनिया को अलविदा करके सब कुछ, चाहे जो भी अरब रुपया कमाए, सब छोड़ के चले जाना है। तो आदमी का सुख कब मिलेगा, ये सोचने की बात है। जिस व्यक्ति के अंदर शुरू से ही ये मन में धारणा बैठ जाए कि हम अगर अरब रुपया कमाते हैं, कमा कर छोड़ के चला जाना है, हमको शांति कब मिलेगी, मन को शांति कब मिलेगी। या मैं या हमारा अरब रुपया अगर दुनिया में किसी पीड़ित मानवता के काम नहीं आ सका, किसी प्राणी को सही रास्ता नहीं दिखा सका, हम किसी के काम नहीं आ सके, तो हमारा जीवन में रहना या हमारे पैसे वो धन भी किस काम कोई का है ना, मतलब नहीं है। जो किसी को सुख ना दे पाए वो धन भी किस काम का है। इसलिए मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो धार्मिक जितने भी मार्ग हैं, जो भी शाखाएं हैं, बहुत सारे अपने देश में रिलीजन के बहुत सारे रास्ते हैं, सभी में कुछ न कुछ दिखता है। तो सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, कोई कहीं बह जाता है, कोई किसी रास्ते में चल देता है। मैं अपना अगर व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो भाई साहब, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप कब से जुड़े?
ब्रह्म कुमारी संस्था में वैसे तो कोरबा में ब्रह्म कुमारी संस्था जो है हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है ना। तो पहले बहुत पहले मैं भी सोचता था कि जैसे बहुत सारे शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, तो उसी तरह का एक ब्रह्म कुमारी भी संस्था है ना, जो मानव कल्याण की दिशा में कार्य करते हैं। पहले मेरा लड़का है, छोटा लड़का है, इंजीनियर है वो, है ना, बीटेक है वो, तो वो पहले जाता था और उसके साथ में मेरा एक पोता भी है 7-8 साल का, अभी तो 12 साल का करीब हो गया पोता। तो वो छोटा लड़का उस पोते को भी सेंटर में ले जाया करता था। अच्छा, ब्रह्म कुमारी सेंटर, ब्रह्म कुमारी में। तो उस पोते की बातें जब मैं घर में सुनता था, जब पूजा करने जाता था, तो हमारे भी घर के अंदर भी पूजा कमरा है ना, सभी जहाँ जहाँ जिस धार्मिक स्थान में आदमी गया वहाँ का फोटो ले आया, पूजा करते रहते हैं ना। तो मेरा पोता जो है बोलता था कि मैं इन्हें नहीं मानता, दे आर नॉट गॉड, ऐसे बोलता था। अच्छा, पूजा कमरे में जाके ये गॉड नहीं है, ये सब देवता लोग हैं, ये भगवान नहीं है, अच्छा, ऐसे बोलता। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेंज लगता था, है ना। तो फिर मैं अपने लड़के से बोलता था ये ऐसे ऐसे बोलते रहते, बोले ठीक ही बोलता है पापा। अच्छा, जो परम पिता सभी का एक ही है, सही बात है ना, ऑल माइटी गॉड एक ही होता है। तो लड़का काफ़ी दिन तक उसमें जाता रहा, कंटिन्यू जाते रहा। यहाँ माउंट आबू भी आया हुआ है, वहाँ का अनुभव सुनाता था। तो धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं वाकई कुछ है। जब 2019 में जब मैं चुनाव इलेक्शन लड़ रहा था, तब नेचुरल है, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो विभिन्न मंदिर, मस्जिद, हर जगह गुरुद्वारा जाना होता है ना, चर्च, सब जगह जाता है, आशीर्वाद लेता है ना। इवन पत्थर और झाड़ सबसे आशीर्वाद लेता है कि मेरे को चुनाव में विजय दिलाना। अच्छा। तो मैं भी अपने कोरबा मेन सेंटर में भी गया, है ना, हमारे साथ दीदी लोग थी वहाँ के, है ना। तो वहाँ जाके मैंने मुरली भी सुना और आशीर्वाद भी लिया। उसी दिन से थोड़ा मेरे जीवन में एक ऑटोमेटिक चेंज महसूस शुरू हो गया, है ना। वहाँ से भी एक प्रेरणा मिला, परिश्रम करना है, सफलता जरूर मिलेगी, बाबा सफलता जरूर देगा। तो परिश्रम नो डाउट हमने जिस तरह से करना चाहिए, है ना, एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। तो हमने भी वो वार जंग समझ के चुनाव को लड़ा और कठिन परिस्थितियों में सफलता मिली। सिचुएशन नहीं था, मैं बाहरी कैंडिडेट था, जिस वार्ड से चुनाव लड़ा मैं उस वार्ड का नहीं था निवासी। अच्छा। तो बहुत सारे रिमर्स फैलाए गए, मैं बाहरी हूँ, है ना। अच्छा। मैं वो इम्पोर्ट करके यहाँ लाया हुआ कैंडिडेट हूँ, पब्लिक को जरूरत पड़ेगी तो इनको खोजना पड़ेगा, ये बन जाएंगे तो वहाँ जाने बाद मिलेंगे नहीं, नोट करो। तो ऐसा है, दुनिया भर के निगेटिव बातें अपोजिशन के द्वारा फैल जाती थी। लेकिन सब मैं समझता हूँ कि बाबा की कृपा थी, इन सब विषम परिस्थितियों में मुझे विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद महापौर बन के नगर पालिका निगम कोरबा के प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब से थोड़ा चेंज लाइफ में आया और मैं अपने एक ध्येय बना लिया कि मेरे पास जो भी संसाधन हैं उससे प्रतिदिन किसी न किसी का भला मैं कर सकूं, तभी रात को नींद भी अच्छी आती है। और बाबा को याद करते हुए जो आज किया बाबा को ये सौंप दिया, सौंप के, गलत किया तो भी बाबा को। अभी रनिंग में ही भी आप महापौर हैं वहाँ के, है ना जी। गुड। तो मतलब ये बाबा की कहें गाइडलाइन कहें, उनके ज्ञान का जो आपके जीवन में जो उतारे आपने, उसका प्रभाव है। तो भाई साहब, आप माउंट आबू फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले आए थे? फर्स्ट टाइम आया। कैसा लग रहा है यहाँ के आपको? यहाँ ऐसा लग रहा है, इसको बताना शब्दों में मेरे लिए संभव नहीं लग रहा है। एक शब्द में ही कह सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उससे बहुत ही अपने आप को मैं पछता रहा हूँ कि और पहले क्यों नहीं आया। इतनी खुशी हो रही। मतलब यहाँ की क्या चीज़, ऐसी बात जो आपको दिल को लग गया, जो आप बताना चाहेंगे? जो पहले से ही मुझे ब्रह्म कुमारी संस्थान पे बहुत विश्वास है। मैं इसी और आपको बताना चाहूँगा इस सिलसिले में कि जब मैंने महापौर का पदभार ग्रहण किया था, तो पहले दिन
शपथ लेने के बाद जब अपनी कुर्सी पे बैठने गया तो हमने कोरबा सेंटर की सह संचालिका बिंदु दीदी को साथ में लेके गया। वहाँ उन्होंने हमारे टेबल पे ब्रह्मा बाबा का चित्र भी स्थापित है, तो वहाँ भी उनको प्रणाम करके पहले अपनी कुर्सी पे बिंदु दीदी को बिठाया। वाह वाह क्या बात। 2 मिनट का अनुभव करने के बाद फिर मैं अपनी कुर्सी पे बैठा। तो वो जो विश्वास था वो यहाँ आके और प्रबल हो गया। और साथ साथ माउंट आबू में यहाँ की जो संस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, काबिल तारीफ है ही है, जो सिस्टम है यहाँ का देख करके मैं वाकई बहुत ही दंग रह गया। हर चीज़ यहाँ कितनी सिस्टमेटिक ढंग से है, अनुशासित ढंग से है, शांतिमय तरीके से है और बिना किसी विघ्न के हर काम चल रहा है। और किसी को भी पूछें कि आप कैसे इतना बढ़िया कर लेते हैं तो वो यही बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब बाबा करवा रहा है। तो बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ है। मतलब सबके मन में ये होता है कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं और बड़े निस्वार्थ भाव से, ये तो है। सभी लोग इस बात को महसूस तो करते हैं जो भी लोग यहाँ आते हैं। तो भाई साहब, आप भी रनिंग में सरकार में हैं महापौर के तौर पर। आप वहाँ भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं आपके नीचे काम करने वाले। ब्रह्मा कुमारी में भी अभी आप माउंट आबू में आए हुए हैं, तो यहाँ भी कई डिपार्टमेंट है जो अपना कारोबार करते हैं। दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत सारा अंतर देखने को मिला है। सरकार के विभिन्न जो संस्थान होते हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और वो जो काम करते हैं वो सैलरी जैसे मिलता है, उनको सैलरी मिलता है, सैलरी के हिसाब से काम के हिसाब से उनकी सैलरी रहती है और उसी हिसाब से काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में आके हमने जो देखा माउंट आबू में, चाहे जिस भी संस्थान में गया, कल हम वहाँ गए थे परसों, जो आपका सोलर प्लांट है ना, वहाँ 2 चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक तो पहली चीज़ कि जो सोलर एनर्जी का जो प्लांट है वो और हमने कहीं नहीं देखा था। सोलर प्लेट वाला सिस्टम देखा था, लेकिन यहाँ जो चक्री में जो नए ढंग के लगे हुए थे 770 जो प्लेट लगे हुए थे, वो एक नया टेक्नोलॉजी देखने को मिला। और वहाँ की जो बात थी, वहाँ भाई ने बताया, जो हमारे साथ भाई हमको गाइड कर रहे थे, कि यहाँ जो भी इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन जो भी काम करते हैं वो कोई वेतन नहीं लेते हैं, अपनी योग्यता अनुसार यहाँ सेवाएं देते हैं। तो इस तरह से हर विभाग में, चाहे किचन विभाग हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी हमने देखा, उद्यान विभाग को भी देखा और बहुत सारा विभाग के लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। हर जगह जो सेवा और समर्पण का भाव जो दिखा है, मैं समझता हूँ कि ऐसा शासन का, सरकार का या और दूसरे किसी संस्थान का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ इतनी तन्मयता के साथ, इतनी सेवा भावना के साथ, इतने समर्पण के साथ कोई सेवा देता हो और वो भी निस्वार्थ, बिना मानदेय के। तो ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है और ये संदेश मैं भी प्रयास करूँगा कि पूरे लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूँगा। वैसे भी यहाँ जो भी लोग, वैसे आपको ऑल ओवर इंडिया के लोग मिले होंगे, है ना? ये कोई पर्टिकुलर एक स्टेट के नहीं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, वर्ल्ड के लोग भी आते जाते हैं। सभी के मन में एक ही बात कि हम सेवा कर रहे हैं और परमात्मा ने जो हमें निमित्त बना करके जो डिपार्टमेंट दिया है वो सेवा अपना भाग्य बनाने के लिए, सबसे बड़ी सैलरी वो महसूस करते हैं सब कि हम अपना ही भाग्य बना रहे हैं। कोई इनके ऊपर अगर कोई है तो वो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर ये अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं, जो कि शायद संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको सैलरी भी मिलती है, फिर भी डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपके अनुभव से आप समाज को एक संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को संदेश में यही देना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में है, वो पहले तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन
पूरी सच्चाई के साथ करे और समर्पण के साथ करे। साथ में ये भी ज़रूर सोचे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अकेले में भी कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे एक परम शक्ति देख रही है और मेरा असेसमेंट वो करेगी, मेरा मूल्यांकन करेगी और मैं जो श्रम कर रहा हूँ इसका मुझे कुछ न कुछ मेहनताना जरूर परम पिता परमात्मा देगा। तो इस हिसाब से सभी को काम करना चाहिए और हमारे से किसी भी दूसरे का भला हो सके, हमेशा यही सोच के कोई भी काम करना चाहिए। तो भाई साहब, आज आपका विचार, आपकी प्रेरणाएं सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से सभी को बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको भी। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही जीता है और वैसा ही बन जाता है। आज की इस एपिसोड से आपने महसूस किया होगा कि महापौर के जीवन में जो घटनाएं घटी कि किस तरह से वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाते गए, लोग उनको सपोर्ट करते गए और एक पदोन्नति की तरफ उनका जीवन आगे बढ़ता गया। और यही जीवन को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र है। आप अपने अंदर की क्वालिटी को समाज के सामने लाइए, समाज उसको एक्सेप्ट करता है और एक सेवा का माध्यम बन जाता है। तो आइए, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आज का ये जो अनुभव है आप सबको जरूर पसंद आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ अतिथि देवो भव कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।